हेलो एवरीवन। सो हमने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड तक ऑलरेडी देख लिया अपन ने, राइट? यहाँ तक। अभी अगर कोई मॉड्यूल देख रहा होगा तो ये जो पार्ट है सिर्फ इतना, द डिमांड फंक्शन, उतना हमने सिर्फ बाकी रखा है अभी। क्योंकि यहाँ पे ये दिया है कि डिमांड जो है वो सबके ऊपर डिपेंड है। सबके ऊपर मतलब जो भी हमने डिटर्मिनेंट्स देखे, जैसे कि प्राइस, उसमें भी प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिंग, प्राइस ऑफ द गुड्स, तीनों भी इसमें। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम, ट्रांसफर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सब पे सारे डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिमांड डिपेंड होती है। लेकिन इस चैप्टर में अपन सिर्फ क्या पढ़ने वाले, प्राइस का जो इम्पैक्ट आता है वो पढ़ने वाले, राइट? इसके बाद में जो देखेंगे अपन लॉ ऑफ डिमांड वगैरह, वो सिर्फ प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा वही देखने वाले हैं बस, राइट? तो इसके लिए हम क्या करने वाले कि हमारा जो डिमांड, ये जो यूनिट है उसके हमने मतलब जो सेकेंड वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, हमने ये सब कुछ कंटेंट में लिखा हुआ है, बराबर? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटी देखेंगे, प्राइस वाली, इनकम वाली वगैरह। तो वो पार्ट चालू करने से पहले एक बार ये लिखेंगे अपन इसके बारे में, द डिमांड फंक्शन। ये कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही पार्ट है। क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई एंड पी आर, यानी कि क्यू एक्स यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट ऑन पी एक्स यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वाई मतलब मनी इनकम, एंड पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो यही है सिर्फ, इसमें कुछ नहीं है। तो वो पार्ट अपन वहां पे थोड़ा सा देख के देन वी विल proceed towards elasticity of demand. So right now we are starting with the law of demand. अच्छा, सही में बोलूं क्या? ये बस वर्ड बहुत बड़ा है, लॉ ऑफ डिमांड, बट ये एक्चुअली है कुछ नहीं। हमने जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो पहला डिटर्मिनेंट देखा ना, प्राइस, बस वही लॉ ऑफ डिमांड है। क्या बोलता था वो डिटर्मिनेंट? प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या बोल रहा था अपने को? वो बोलता था कि बॉस, अगर आपने प्राइस बढ़ा दी तो डिमांड हो जाएगी कम, और अगर आपने प्राइस कम कर दी तो डिमांड बढ़ जाएगी, बस वही बोलता था। और द लॉ ऑफ डिमांड भी वही बोलता है। सिर्फ अपने को यहाँ पे एक नाम याद रखना है, जो कि है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है? ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। अपन जो ये इकोनॉमी, मतलब ये जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके अंदर बहुत बार इनका नाम आएगा। तो एक एमसीक्यू इसके ऊपर बन सकता है कि बॉस, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किसने निकाला है, किसने इन्वेंट किया है, या फिर उस टाइप से। तो वहां पे अपने को ये नाम याद रहना चाहिए, अल्फ्रेड मार्शल। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस नेम। यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लो आप, आपका मॉड्यूल निकालो, इसको हाईलाइट करो, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, ये नाम अपन याद रखेंगे। क्या बोल रहा है ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल? अल्फ्रेड मार्शल बोलता है डिफाइन द लॉ। कौन सा लॉ? द लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोला है? द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरा माल ज्यादा बिके, कोई बिजनेस फर्म चाहती है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा रहे, मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, तो उनको क्या करना पड़ेगा? द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑफर्ड। मैंने क्या करना चाहिए? उसको कम प्राइस में बेचना चाहिए। अगर मुझे लगता है मेरा माल ज्यादा बिके, मेरे गुड्स ज्यादा बिके, मेरे सर्विसेज के लिए मुझे ज्यादा कस्टमर्स मिल जाए, तो मैंने क्या करना चाहिए? मैंने मेरी गुड्स की प्राइस जो है वो कम करनी चाहिए। गेटिंग इट और नॉट? देखा था या नहीं अपन ने ये? वी हैव सीन दिस, राइट? हमने ये डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड के अंदर पहले इसमें देख लिया है, बट यहाँ पे अच्छे से देखना है अपने को। लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड है, तो इसके लिए फिर से देख रहे हैं। तो एक्चुअली ये कुछ है नहीं अलग। तो देखना क्या बोल रहे थे, ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड। अगर मैं बेचना चाहता हूं, ज्यादा गुड्स बेचना चाहता हूं, तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड डू स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस। प्राइस क्या रखनी चाहिए मैंने? स्मॉल। अगर मुझे ग्रेटर अमाउंट ऑफ सेल चाहिए, मतलब सिंपली क्या बोल रही है कि मैं अगर, मुझे अगर चाहिए कि मैं सेल ज्यादा रखूं मेरा, तो बोल रहे भाई वो प्राइस कम रखो, खत्म हो गया ये। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, राइट?
सो बोलता है कि द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑफर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे फाइंड परचेसर्स, और इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में अगर बोलना है तो द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विथ अ फॉल इन प्राइस। क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट डिमांडेड मतलब जो भी डिमांड की अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस। कब बढ़ेगी वो? विथ अ फॉल इन प्राइस। करेक्ट। अगर कीमत कम हो गई तो डिमांड बढ़ेगी। एंड डिमिनिशेस, क्या डिमिनिश हो रहा है यहाँ पे? डिमांड। लिखा क्या है इन्होंने? ध्यान से देखो, इंग्लिश ऐसे ही है, इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा तो फिर से ध्यान से दो। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट डिमांडेड, इसके बारे में बोल रहे, क्या है अमाउंट डिमांडेड? इंक्रीजेस। कब इंक्रीज होंगी? विथ अ फॉल इन प्राइस। एंड यहां से दूसरा चालू हो रहा है, एंड यहां से सेंटेंस टूट गया, यहां से दूसरा चालू हो गया। एंड डिमिनिशेस, क्या डिमिनिश होगा? अमाउंट डिमांडेड। समझ आ रहा है? अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज कब होगी? विथ अ फॉल इन प्राइस। अमाउंट डिमांडेड डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कम होना, कम होना, कम कब हो रही? डिमिनिशेस विथ अ राइज इन प्राइस। मतलब सिंपल भाषा में वही है, प्राइस बढ़ा दोगे डिमांड कम, प्राइस कम कर दोगे डिमांड ज्यादा। कुछ भी नहीं इसके अंदर, बहुत सिंपल है। आगे का फटाफट पढ़ लो आप मेरे साथ ही। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अच्छा ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल हमने हमेशा उसके अंदर भी दिखा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर। कि आपको कोई भी डिटर्मिनेंट को अगर एनालाइज करना है तो यू विल एज्यूम दैट अदर डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल। इसको क्या था बच्चों दूसरा नाम? इसको दूसरा नाम था सेटेरिस पेरिबस। राइट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल को ही हम क्या बोल सकते हैं? इसको ही हम बोल सकते हैं CETERIS, सेटेरिस पेरिबस। आप बोलेंगे सर क्यों इतना इंपॉर्टेंस है इसको? बच्चों MCQ है ना, MCQ में आ सकते हैं सब वर्डिंग की क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेटेरिस पेरिबस, या ऐसा आएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वहां पे एक ऑप्शन आएगा सेटेरिस पेरिबस। आप बोलेगे यार क्या है ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो उसको इग्नोर कर दोगे। बट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशंस। सेटेरिस पेरिबस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर लॉ ऑफ डिमांड की बॉस, प्राइस छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए तभी लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा। नहीं तो हमने जैसे एग्जांपल देखा था कि प्राइस बढ़ गई, राइट ना, हमने फ्लैट का देखा था एग्जांपल, याद आ रहा है आपको? 1 करोड़ का फ्लैट था, प्लीज याद करो याद करो, 1 करोड़ का फ्लैट था, वो 1 करोड़ 10 लाख हो गई थी उसकी कीमत। लेकिन तब तक वो बंदे का इनकम भी बढ़ गया था, 10 लाख रुपए का सैलरी कमाता था वो, उसकी सैलरी बढ़ के भी 15 लाख हो गई। तो अभी अगर फ्लैट की कीमत 1 करोड़ से अगर 1 करोड़ 10 लाख भी हुई तो भी वो डिमांड कम नहीं करेगा, वो बाय कर लेगा हाउस, क्योंकि डिमांड सॉरी क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है सिर्फ 10% से, लेकिन भैया का इनकम बढ़ गया 50% से, तो उसको कोई टेंशन नहीं है अभी, राइट। तो इसके लिए प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है तब वर्क करेगा जब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो यही बोल रहे हैं लोग कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड विल फॉल। Thus there is an inverse relationship between price and quantity demand। अरे हमेशा लिखा ना हमने, कितनी बार लिखा, कितनी बार बोल रहे हो ये? इनवर्स रिलेशनशिप याद रखो, लेकिन जितनी ज्यादा बार आता है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतने ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज रिमेंबर प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड सेटेरिस पेरिबस, मतलब बाकी चीजें अगर कांस्टेंट रखते हैं तो। नेक्स्ट देखो, द अदर थिंग्स, क्या क्या है अदर थिंग्स? द अदर थिंग्स व्हिच आर एज्यूम्ड टू बी इक्वल और कांस्टेंट, बाकी जो चीजों को हम मान के चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट रहेंगी, वो कौन सी है? आर द prices of related commodities, income of consumer, taste and preferences of consumer, and all factors other than price which influence demand। ये क्या होता है ये? कि बच्चों ये क्या होता है? all factors other than price which influence demand, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, या फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अरे ये है क्या? कहीं तो नाम सुने सुने लग रहे होंगे। ये है हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या है ये? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो ये बोल रहे कि बाकी जो डिटर्मिनेंट है वो सारे रहने चाहिए कांस्टेंट, तो ये सारे जो डिटर्मिनेंट है वो रहने चाहिए कांस्टेंट, तभी हमारा वर्क करेगा लॉ ऑफ डिमांड। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है ना? चलो, इफ दिस फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिमांड ऑल्सो अंडरगो अ चेंज, अगर ये जो बाकी फैक्टर्स है इसके अंदर भी अगर कुछ बदलाव आते हैं, देन द इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप मे नॉट होल्ड गुड, मतलब वर्क नहीं करेगा, होल्ड गुड,
मे नॉट होल्ड गुड मतलब वर्क नहीं करेगा, विल नॉट वर्क। अगर यहाँ पे इंग्लिश नहीं ध्यान में आ रही ना, सिंपल लिख दो, मे नॉट होल्ड गुड मतलब विल नॉट वर्क। ये इनको बड़ा आदत होती है यार मुश्किल लिखने की, सिंपल लिख दो, विल नॉट वर्क, काम नहीं करेगा, राइट, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस देन एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी may not result in a decrease in the quantity demanded of it. Thus, the constancy of these other factors is an important assumption of the law of demand. इसको आप कर लो highlight. This is one of the important assumptions of law of demand. ये आ सकता है MCQ के अंदर. Thus, the constancy of these other factors is an important assumption of the law of demand. तो आपको पूछा जाएगा law of demand क्या assumption में क्या है, तब आपको ये पता चलना चाहिए. assumption बोलो या इंपॉर्टेंट कंडीशन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो इसको कंडीशन भी बोल सकते हो या एजम्पशन भी बोल सकते हो. नेक्स्ट देखो, द क्वांटिटी डिमांडेड इज द अमाउंट ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस. वो सिंपल है, हमारी जो इफेक्टिव डिमांड है वही था. होल्डिंग कांस्टेंट ऑल द अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परचेसेस, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस कैन एक्सीड द क्वांटिटी एक्चुअली सोल्ड. अरे ये कैसे हो सकता है? हाँ? ये क्या बोल रहे हैं? सेल से ज्यादा डिमांड? क्या बात कर रहे हो सकता है ना यार. आज मुझे समझ लो, मैं और मेरे 10 दोस्त हैं, हम सबको समझ लो कि आईफोन लेना है, आईफोन 15. हम लोग चले गए एप्पल के स्टोर में, उनको पूछते हैं कि भाई हमको लेना है आईफोन 15, हम सब 10 लोग हैं, कुछ डिस्काउंट वगैरह करेंगे क्या? उन्होंने बोला डिस्काउंट तो छोड़ो, डिस्काउंट तो छोड़ो, हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल सिर्फ 4 आईफोन है अभी. हो सकता है ना, कुछ शॉर्टेज है, तो 4 ही लोगों को मिलेंगे आईफोन. मतलब डिमांड 10 की थी लेकिन एक्चुअल सेल कितना होगा? 4. दिस इज पॉसिबल. या सिर्फ ये एक ही रीजन नहीं है, सप्लाई कम है, ये एक ही रीजन नहीं, और भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसकी वजह से सेल कम है लेकिन डिमांड मार्केट में ज्यादा है. बट कुछ रीजन की वजह से आप सेल नहीं कर पा रहे, फॉर वॉट एवर द रीजन, राइट. सो दिस इज पॉसिबल. सो लास्ट देखो, द लॉ ऑफ डिमांड में भी, यहाँ ये इन्होंने नीचे दिया है लॉ ऑफ डिमांड. ये जो है ना, डिमांड शेड्यूल, डिमांड करो, ये सब मैं बताऊंगा आपको. ये इसमें अभी अभी नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे जरूर, मॉड्यूल को तो अपन रेफर करेंगे ही. बट एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारी, मतलब क्या बोल सकते हो, बिना काम की 5-6 चीजें हैं, इतना बड़ा है ये. बट अपना ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना सारा, इतना टाइम नहीं लगेगा अपने को. ये देखो कितना 3-4 पेजेस है ये इसमें. तो अपना तो पहले से क्लियर है ना, अपने को कम से कम नोट्स में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी, क्योंकि अपना एमसीक्यू लॉजिकल पार्ट जो है अपने को पूरा लेना है. ये फालतू का थ्योरी अगर अपन नहीं भी लेंगे तो अपने को चल जाएगा, राइट. सो चलो अपने इस पे आओ, नोट्स के ऊपर. चलो रजिस्टर वगैरह ओपन करो. किसी को अगर 2 मिनट का ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लो, पानी वगैरह पीना है तो पी लो. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग नाउ. अच्छा ये कंफर्म करो कि आप सब लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर रहे हो ना. प्लीज गो एंड चेक. अगर आप मोबाइल पे ये सब वीडियोस देख रहे होंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑटोमेटिकली नहीं आते, नीचे तुरंत रिलेटेड वीडियोस आ जाते हैं. तो वैसा मत करो, हर एक वीडियो देखने के बाद में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करते जाओ, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी हम दे रहे हैं. उसमें एक इंपॉर्टेंट लिंक है कि आप क्लास ज्वाइन कैसे कर सकते हो. फ्री क्लास है लेकिन आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो डाउट सेशन होगा, जूम मीटिंग्स होंगी, कुछ हमें लाइव सेशन भी लेने हैं जिसके थ्रू थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ जाएगा. डाउट सॉल्विंग तो हमारा हमेशा लाइव सेशन ही रहेगा. तो उसके लिए फिर हम आपको कांटेक्ट कर पाएंगे, उसके लिए उसके जो भी लिंक वगैरह होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे. तो आप फ्री क्लास भी ज्वाइन कर लो. डिस्क्रिप्शन में दूसरा एक पार्ट होता है कि जो प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो, उसके भी लिंक हम दे रहे हैं उसके अंदर. तो आप क्या बोल सकते हो, उसको सिक्वेंशियली सारे वीडियोस देख सकते हो. ये प्लेलिस्ट की भी लिंक उसके अंदर डाली हुई है. ठीक है. अगर कोई वीडियो के साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम उसके साथ साथ डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. तो आप वो भी सब कुछ करो, सिर्फ वीडियोस देख के छोड़ना मत इसको. करेक्ट, नहीं तो उतना कर लोगे तो फिर ठीक है, पढ़ना हो जाएगा लेकिन फिर पर्पस पूरा सॉल्व नहीं होगा, आधा ही पर्पस होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, बाकी चीजें नहीं होगी. तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स हर एक वीडियो का चेक करते जाओ. ठीक है.
चलो अभी नेक्स्ट हेडिंग दो 1.3। 1.3 द लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, आपने ये नोटिस किया होगा कि पहले से मेरी हैंडराइटिंग अभी काफी सुधर गई है। अभी आदत पड़ रही है इस पर लिखने की। ओके, एक बार कंटेंट देख लेते हैं अपन। आप भी एक बार बुक में निकालो। जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि क्या क्या चीजें हो रही, क्या क्या बाकी है, उसको भी अपन देखते जाएंगे। अभी देखो, हमने ऑलरेडी मीनिंग ऑफ डिमांड देख लिया, डिटर्मिनेंट भी हो चुके हैं अभी। अभी अपन देख रहे थे लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद में डिमांड शेड्यूल होगा, डिमांड कर्व होगा, देन मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है। इसके बाद में होगा रैशनल एंड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब ये 1.3 से लेके तो 1.7 तक का जो पार्ट है, ये पूरा लॉ ऑफ डिमांड से ही रिलेटेड। 1.6 जो है हमारा, उसके अंदर क्या देखेंगे, रैशनल्स मतलब लॉजिक, कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों वर्क करता है, उसके लॉजिक्स। एंड 1.7 में एक्सेप्शन, क्या ऐसे कुछ सिचुएशन होंगे जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। ये लॉ मतलब कानून थोड़ी है, ये गवर्नमेंट का थोड़ी ना कानून है, ये इकोनॉमिक्स का कानून है, इकोनॉमिक्स का लॉ है। और इकोनॉमिक्स के कोई भी लॉ को एक्सेप्शन रहेंगे ही रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे आधी चीजें साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट होती है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे हमेशा एक्सेप्शंस होंगे। तो 1.3 से लेके तो 1.7 तक ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा हमारा किसका है, ये लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट है पूरा। ठीक है, ये पूरा पार्ट लॉ ऑफ डिमांड का है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ 1.3 द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो सब लोग हेडिंग डालो, द लॉ ऑफ डिमांड। सब लोग लिखते हैं ना मेरे साथ। क्या वीडियो है, कोई देखने वाला नहीं है तो बस वीडियो देख के आगे जा रहे हैं। ये कोई कीर्तन भजन संध्या ये नहीं चालू है यहाँ पे। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक याद नहीं रहेगा। और एक स्टडी ने भी प्रूव किया है कि जो आप पढ़ते हो या सिर्फ आप जो सुनते हो, वो आप एक एक दिन में भूल जाते हो। उसकी मेमोरी ज्यादा से ज्यादा 8 से 12 घंटे की रहती है उसकी। बट जो आप लिखते हो उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा है। आपका जो मेमोरी फॉर्मेशन होता है ना, आपका ब्रेन जो याद रखने का प्रोसेस करता है ना, कि जितनी मेमोरी, समझो उसने 100 यूनिट्स ऑफ मेमोरी सेव कर ली, तो 70% जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर, वो होता है लिखने का। तो इसके लिए लिखना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? मुझे बहुत शौक है क्या लिखने का, बट आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर एवरीथिंग। उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी लिखो मेरे साथ, डालो हेडिंग 1.3 द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? अच्छा, क्या बोलता है इसके पहले, सबसे पहले लिखेंगे अपन कि किसने निकाला है ये लॉ ऑफ डिमांड। बाय अल्फ्रेड मार्शल। लिख लो नीचे, बाय अल्फ्रेड, इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल। ये नाम हम जानबूझ के अलग से लिखने वाले हैं। पहले ही लाइन में हमने इसको जानबूझ के इसलिए लिखा है ताकि अपने को ये याद रहे। इसको अंडरलाइन भी कर लो, डबल अंडरलाइन, स्टार मार्क करो, जो करना है वो करो। बट रिमेंबर दिस गाइस, ओके, रिमेंबर दिस, भूलना मत। लॉ कुछ नहीं है, लॉ बहुत सिंपल है। लॉ बोलता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। एक मिनट, चलो। लॉ क्या बोल रहा है, लिखो मेरे साथ ही लिखो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स इक्वल नहीं, कांस्टेंट लिखो, बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। हम आसान शब्दों में लिखेंगे, इफ प्राइस इंक्रीजेस, if price increases then demand decreases, and if price decreases then demand increases। एज सिंपल एज दैट, इतना ही बोलता है ये। हमें इसको जानबूझ के यहाँ पे लिखना है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल को, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी है भूलने की, राइट। लॉ ऑफ डिमांड तो सबको याद रहता है।
भूले तो एक ही चांस है कि इसको भूल सकते हैं। और फिर क्वेश्चन आएगा कि क्या एजम्पशन है इसका, राइट? एजम्पशन क्या है, इंपॉर्टेंट एजम्पशन। तो उस टाइम पे अपने को याद रहना चाहिए, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस। ओके, कुछ नहीं है यहाँ पे, इसमें दूसरा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लिखो 1.4, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। अच्छा, आपको ये याद आ रहा है कि आपने सबसे पहला जो पढ़ा था, सबसे स्टार्टिंग वाले एक दो लेक्चर, उसके अंदर हमने देखा था इफेक्टिव डिमांड या मीनिंग ऑफ डिमांड। तो हमने देखा था डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। याद आ रहा है आपको डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो उसके अंदर हमने देखा था डिमांड को एक्सप्रेस करते टाइम पे डिमांड के साथ साथ, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड के साथ साथ और दो चीजें बोलनी है आपको। और वो दो चीजें क्या है? एक तो पीरियड बोलना पड़ेगा आपको कि ये डिमांड कितने पीरियड में है, और दूसरा बोलना पड़ेगा आपको प्राइस, कि कितने प्राइस पे है। तो अगर इस तरीके से अगर डिमांड को बताया जाए प्रॉपरली, कितने पीरियड में है और कितने प्राइस पे है, इस तरीके से अगर प्रॉपरली डिमांड को बताया जाए, और ये जो भी डिमांड का इंफॉर्मेशन है, मैं जो बोल रहा हूँ कि इतने प्राइस पे इतनी डिमांड, जैसे 10 रुपए पे 20 की क्वांटिटी, 25 रुपए पे 5 रुपए की 5 क्वांटिटी, 50 रुपए पे एक क्वांटिटी, 100 रुपए पे जीरो क्वांटिटी, ये जो भी इसका अगर हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करें, एक टेबल के अंदर लिख दे सब, तो ये बन जाता है हमारा डिमांड शेड्यूल। क्या बन जाता है बच्चों? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अगर मैं इसको टेबल के अंदर अगर मैं इसको लिखता हूं तो आपने स्कूल में बचपन से देखा होगा, शायद छठी सातवीं से, कि जो भी टेबल्स वगैरह होते हैं अपन उसको ग्राफ के अंदर प्लॉट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कुछ याद आ रहा है? नहीं भी याद आ रहा होगा तो अभी हम इसमें देखेंगे, बट अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं इसको ग्राफ पे अगर बताऊं, ये जो टेबल है इसको अगर मैं ग्राफ पे लेके जाऊं तो उसको बोलते हैं हम डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। अगर मैं इसका ग्राफ ग्राफ निकालू तो, ठीक है, इसी का मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूं, इसको नीचे लिखो, इफ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस। लिखो, सब लोग लिख रहे हैं। कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा है, प्लीज लिखो इसको। कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, बाद में लिखने का नहीं सोचेगा, कुछ भी नहीं। सब लोग लिखने वाले, लिखो, इफ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस is presented in a table, then it is called demand schedule. And if it is presented on a graph, ये क्यों लिख के दे रहा हूं मैं, इसका भी एमसीक्यू है, हर एक का रीजन वही है। आप ये बिल्कुल मैं सोचो कि मैं टाइम पास के लिए कुछ लिख के दे रहा हूं, इसमें क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड इज नोन एज, नीचे ऑप्शंस आएंगे, आपको सेलेक्ट करते आना चाहिए डिमांड कर। ठीक है ना? तो लिखो, एंड इफ इट इज प्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ इट इज नोन एज, क्या होगा ये? इट इज नोन एज
डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल। दूसरा एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, जो मैं अभी आपको ओरली बोला, वो भी लिखो। उसमें लिखेंगे हम लोग टैबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या लिखना है? टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। या दूसरा आता है ग्राफिकल, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। चलो, अभी तक हमने जो देखा इसके ऊपर से आप तो बोल ही सकते हो मुझे, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। टेबुलर प्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे बच्चों? डिमांड। हाँ, बोलो बोलो बोलो, बराबर बोल रहे हो। क्या है? डिमांड शेड्यूल। और ग्राफिकल को क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। तो कोई भी क्वेश्चन आए, आपको उसको समझना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। इतना ही इसके अंदर, बाद में जो है वो बहुत आसान है। इतना आसान है कि आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो हमको, इतना आसान। देखो यहाँ पे लिखो प्राइस, यहाँ पे लिखो डिमांड। लिखो, अगर 10 रुपए प्राइस है, तो मान लो किसी चीज की, क्या बोल सकते हैं, 5 क्वांटिटी ली जाएगी। अगर मान लो प्राइस बढ़ जाती है, 20 रुपए है, तो 4 क्वांटिटी। 30 रुपए है, तो 5, सॉरी 3 क्वांटिटी, कम कम हो रहा है नहीं, 3 क्वांटिटी। 40 रुपए ही कर देता हूं मैं, तो 2 क्वांटिटी रही। 50 करता हूं, मान लो, तो 1 क्वांटिटी रही। 60 रुपए अगर कीमत कर दी मैंने, तो 0, कोई भी बाय नहीं कर रहा है इसको। और अगर मैं इसको फ्री में दे दूं, फ्री में दे दूं, तो भी इसकी क्वांटिटी हो रही है मान लो 6। करेक्ट, ऐसा समझ लो कुछ, कि ये आइसक्रीम की डिमांड है, किसी बंदे की वीकली डिमांड फॉर आइसक्रीम्स। इसके ऊपर लिख लो वीकली डिमांड ऑफ आइसक्रीम ऑफ मिस्टर एक्स। ये एक जन की डिमांड है, एक की, पूरी मार्केट की नहीं देख रहे हम, सबकी मिला के नहीं देख रहे, मेरी दुकान की सारी टोटल डिमांड नहीं देख रहे। मिस्टर एक्स, ये जो मेरा कंज्यूमर है, ये कितने पे बाय करेगा ये देख रहे हैं, ठीक है। तो 10 रुपए की प्राइस है, तो बंदा 5 आइसक्रीम्स ले रहा है। 20 रुपए प्राइस कर दिया तो 4 लेगा हफ्ते में। 30 रुपए प्राइस कर दिया तो 3 लेगा। 40 लिया तो 2 करेगा। 50 किया तो 1। 60 रुपए किया तो एक भी आइसक्रीम नहीं लेगा। और अगर मैं बोलता चल फ्री में ले जा, चल फ्री में ले जा, तब ये कितना ले रहा है? 6 आइसक्रीम। ऐसा नहीं कि तब भी, मतलब इन्फिनाइट लेंगे ऐसा नहीं होगा, है ना। कुछ तो इसको लिमिट रहेगा। लेकिन ठीक है, फ्री में भी दे रहे तो मैं 6 खाऊंगा आइसक्रीम हफ्ते की, उससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। इसको पॉइंट दे दो एक एक, क्योंकि आगे चल के ग्राफ पे भी अपने को लिखना है। ये ले लो ए, ये ले लो बी, ये ले लो सी, ये ले लो डी, ई, एफ एंड जी, ठीक है। ये क्या हो गया ये? इसके अंदर मुझे बोलो डिमांड की सारी चीजें आ गई क्या? दिस इज व्हाट, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज व्हाट प्राइस, एंड दिस इज व्हाट पीरियड। तो हमने ये बोला था कि डिमांड बोलते टाइम पे आपको सिर्फ क्वांटिटी बोल के मतलब नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा क्वांटिटी प्लस
पीरियड प्लस प्राइस, तीन प्रकार का डेटा आपको देना पड़ेगा। ये हमने बोला था कि कितने क्वांटिटी डिमांडेड है, कितने पीरियड में है, एंड एट व्हाट प्राइस। ये तीनों भी अगर ये चीजें सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिमांड सही तरीके से प्रेजेंट की गई है। और ये जो सही तरीके से डिमांड प्रेजेंट की है, ये करी है हमने एक टेबल में, यानी कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो भी चीज हमने की है इसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है। मान लो अगर मुझे इसी डेटा को अगर ग्राफ पे लिखना है, अच्छा यहां तक हो गया डिमांड शेड्यूल। अभी अपन बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, स्केल ले लूँ क्या? और भी परफेक्ट आएगा फिर। ठीक है, इस तरीके से ये बना लो। यहाँ पे लिखो एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखो वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये बना लो फटाफट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब ग्राफ वगैरह अपने बचपन में पढ़े हैं, स्कूल में भी मैथमेटिक्स में रहता था ये। अभी अपने को सिर्फ देखना है कि ये डिमांड शेड्यूल जो होता है उसको डिमांड कर्व के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है कि प्राइस को एक्स एक्सिस पे और क्वांटिटी को वाई पे, या फिर क्वांटिटी एक्स पे प्राइस वाई पे, कहीं पे भी कुछ भी किया तो चलता है। लेकिन हम सिर्फ देख लेंगे एक बार कि मॉड्यूल में किसके अंदर लिखा है, ताकि हमारा थोड़ा कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर आप मॉड्यूल देखो या ये, तो सेम लगना चाहिए आपको, राइट? चलो, इन्होंने क्या किया, वाई एक्सिस पे अपना ये दिया है प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दी है। ठीक है, चलो, एक्स एक्सिस पे बोला है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाई पे बोला है प्राइस। ठीक है, तो ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ये तो मालूम होगा आपको। जीरो, अंदाजे से ले लो। अभी हमारी कोई मैथमेटिक्स की क्लास नहीं चालू है, तो अंदाजे से ले लो 10, 20, 30, 40, 50, 60। क्वांटिटी डिमांडेड देखो, ये है जीरो, ये है वन, फिर ये है टू, ये है तीन,
ये है 4, ये है 5, ये है 6, 7, यहाँ पे भी एक ले लो ऊपर 70। ठीक है, अभी देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, ए जो पॉइंट है वो क्या बोलता है कि 10 रुपए अगर प्राइस है तो डिमांड कितनी होगी बच्चों, 5 रुपए होगी, 5। राइट, 20 रुपए अगर प्राइस है तो डिमांड कितनी होगी, 4। 30 रुपए है तो 3, 40 है तो 2, 50 है तो 1, 60 है तो 0, 0 है तो प्राइस अगर 0 कर दी, मतलब फुकड़ बोला, मिस्टर एक्स को बोला फ्री में ले जाए आइसक्रीम, फ्री में, तो भी कितने की डिमांड, 6 की। चलो, अभी क्या करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट अपने को इस पे बनाना पड़ेगा ग्राफ के ऊपर। ठीक है, पहला देख लो 10 रुपए के लिए कितनी क्वांटिटी, 5। अब प्रोसेस समझो कैसा करने का, अभी स्क्रीन पे ध्यान दो, अभी एक 2 मिनट के लिए अभी कुछ मत लिखो बुक में, अपना एक बार ये ग्राफ बन गया ना, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने को, मतलब ग्राफ बनाने के लिए, बट 2 मिनट के लिए सिर्फ स्क्रीन पे देखो। जब 10 रुपए प्राइस है, प्राइस कहां पे, प्राइस है वाई एक्सिस पे, यानी कि ये, जब 10 रुपए प्राइस है तो डिमांड कितनी है बच्चों, 5, 5 की डिमांड। अभी अपने को ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ता है जो इसका इंटरसेक्शन है, मतलब ऐसा अगर मैं लाइन खींचू तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐसी लाइन बनेगी और ये लाइन ऐसी बनेगी, तो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। आ रहा है क्या समझ में, फिर से निकाल दो, 10 रुपए का अगर मैं ये लाइन आगे खींचता हूँ, 10 रुपए की प्राइस की लाइन, तो ये लाइन बनेगी, डिमांड कितनी की है, 5 की है, तो ये बनेगी, तो एक मिनट फिर से करेंगे, ये 10 रुपए की लाइन है, ये 5 की है, तो ये जो पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे अपने को पॉइंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो हमारा लगभग ये पॉइंट आएगा, दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, फिर हमने देखा अगर प्राइस बढ़ा देते हैं, अगर प्राइस 20 रुपए करेंगे तो ये लाइन रहेगी मेरी, राइट। अब लेकिन डिमांड रहेगी 4, तो अब मेरा पॉइंट आएगा यहाँ पे कुछ, है ना, यहाँ पे आएगा करीब करीब। तो चलो मैं ये पॉइंट बना देता हूँ, 4 से देखो यहाँ पे आता है 20। फिर जब मैंने प्राइस 30 रुपए कर दी तो डिमांड भी मेरी 3 रुपए हो रही, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। जब मैंने प्राइस 40 रुपए कर दी तो डिमांड मेरी 2 पे आ चुकी है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और जब मैंने 50 रुपए प्राइस कर दी तो डिमांड सिर्फ एक की रह गई, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और जब मैंने 60 रुपए कर दिया प्राइस, आप देखो हाँ, ये वाला मजेदार है थोड़ा, जिनको ग्राफ नहीं आता है ना उनको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। देखो ये जब 60 रुपए जब प्राइस कर दिया ना मैंने, ये देखो यहाँ पे, देखो 60 रुपए जब प्राइस की तो डिमांड है 0, डिमांड मेरी कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे डिमांड है, जैसे मैं एक्स एक्सिस पे राइट साइड की तरफ जाऊंगा वैसे मेरी डिमांड बढ़ती जाएगी। मतलब इस पॉइंट पे मेरी डिमांड कितनी है, 0, इस पॉइंट पे 1, इस पॉइंट पे 2, इस पॉइंट पे 3, ये पॉइंट पे, यहाँ पे कितनी आ रही है, 4, यहाँ पे कितनी है, 5, करेक्ट, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। वैसे ही इस पॉइंट पे मेरी डिमांड कितनी है, इस पॉइंट पे मेरी डिमांड है 0, एंड द फन फैक्ट इज इस प्राइस पे प्राइस भी 0 इस पॉइंट पे। मतलब इस पॉइंट से अगर मैं राइट साइड की तरफ जाऊंगा तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, और इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तब मेरा क्या बढ़ेगा बच्चों, प्राइस। आ रहे के ध्यान में, फिर से बताओ, देखो ये पॉइंट है अपना, राइट, दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट से अगर मैं गया राइट साइड की तरफ तो मेरा क्या बढ़ रहा है, मेरा डिमांड बढ़ रहा है। सिर्फ अगर मैं राइट की तरफ जा रहा हूं तो मेरा क्या बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, राइट। जितना मैं राइट की तरफ गया उतना मेरा बढ़ गया डिमांड। और इस पॉइंट से मैं जितना ऊपर जाऊंगा उतना बढ़ेगा मेरा प्राइस, समझ आ रहा है, उतनी बढ़ेगी प्राइस। तो ये ग्राफ का मतलब समझने के लिए, ग्राफ का प्रेजेंटेशन समझने के लिए, जितना ऊपर जाऊंगा उतनी बढ़ेगी प्राइस, जितना राइट की तरफ जाऊंगा उतनी बढ़ेगी डिमांड। तो ये जो पॉइंट है अपना 60, ये पॉइंट क्या बोलता है, ये पॉइंट बोलता है कि मेरी प्राइस 60 है लेकिन डिमांड कितनी है, 0, राइट।
डिमांड कितनी है? 0। और अगर मैं प्राइस 0 कर देता हूं, राइट, अगर मैं प्राइस कर दिया 0 तो डिमांड कितने की? 6। मतलब वो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है वो। ध्यान से देखो, आ रहा है क्या समझ में? ये वाला पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे देखो राइट साइड में जाके जाते 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 अपन 6 नंबर पे पहुंचे। मतलब 6 नंबर क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। और हम ऊपर कुछ भी नहीं गए, ऊपर हम कुछ भी नहीं गए, मतलब यहाँ पे 0 है, मतलब प्राइस 0, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 6। ठीक है, पॉइंट के नाम दे दो सारे, रजिस्टर पे नहीं है यही पे, मतलब मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आप ध्यान दो। ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये है डी पॉइंट, ये है पॉइंट ई, ये है पॉइंट एफ। अभी अगर मैं ये पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन बनाता हूँ, ये जो लाइन बना रहा हूं मैं, ये सारे पॉइंट्स को टच करके जा रही है, राइट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसी को हम बोलते हैं डिमांड कर्व। इसी को क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। ठीक है, ये जो हमने पढ़ लिया ये था डिमांड कर्व। चलो अभी बना सकते हो, ठीक है, अभी इसको बना लो आपके पास। अच्छा, एक ये पॉइंट लिखने का रह गया ना हमारा, ये जी पॉइंट, जहाँ पे डिमांड मतलब प्राइस 0 है और डिमांड क्या थी हमारी? 6। तो ये पॉइंट एक हमारा लिखने का रह गया, तो वो भी लिख लो। तो देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट थे ए बी सी डी एफ जी, ये सारे हमने यहाँ पे बना दिए। ठीक है, तो चलो लिखो, जल्दी जल्दी बनाओ ग्राफ। ये अगर ध्यान में आ गया तो मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व बहुत ही आसान है। मार्केट में तो कुछ है ही नहीं, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व यही रहेगा, बस वहां पे एक वर्ड ऐड हो जा रहा है, मार्केट। अब वर्ड ऐड हो रहा है मतलब क्या? जैसे यहाँ पे हमने एक कंज्यूमर का देखा, मिस्टर एक्स का डिमांड कर्व और मिस्टर एक्स का डिमांड शेड्यूल देखा, वहां पे मार्केट का रहेगा। यानी कि हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो लोग लेंगे, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, उसका टोटल डिमांड निकालेंगे, उसका एक टेबल बनेगा, और वो टेबल अगर हमने क्या बोलते हैं इसको, उसका ग्राफ बना लिया, तो वो हो गया मार्केट डिमांड कर्व। टेबल में वो हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। मतलब बस वही है, सिर्फ यहाँ पे एक कंज्यूमर का देखा, वहां पे पूरे मार्केट का देखना है। ठीक है, मतलब मैं आइसक्रीम पार्लर चला रहा हूँ, मुझे अगर बोलते हैं कि इंडिविजुअल का डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल का डिमांड करो बनाओ, तो मुझे वो स्पेसिफिक कंज्यूमर का देखना पड़ेगा कि बस ये कितना डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ना, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे किसी भी दुकानदार के लिए, किसी भी फैक्ट्री ओनर के लिए, किसी भी शोरूम के लिए सिर्फ इतना जान के इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि मिस्टर एक्स का बिहेवियर कैसा है या मिस्टर वाई का, उसको ये समझना होता है कि पूरा मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। समझ लो मैं थोड़ी सी प्राइस बढ़ा रहा हूँ, 10 से 15 पे जा रहा हूँ, तो अभी मुझे एक कस्टमर मेरे पास आएगा या नहीं, वो इतना मैटर नहीं करेगा। मुझे ये पता करना पड़ेगा कि पूरे मार्केट को जब मैं एनालाइज करूं, जब सारे के सारे कंज्यूमर को जब मैं एनालाइज करूं, तब मेरी डिमांड पे कितना असर पड़ेगा, राइट ना। मुझे तो ग्रॉस पे ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग डिपेंड है ना, कि पूरे महीने में टोटल डिमांड कितनी है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मिस्टर एक्स की डिमांड कितनी है, मिस्टर वाई की कितनी है। तो ये जो हमने अभी निकाला मार्केट शेड्यूल, सॉरी डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, ये कंसेप्ट समझने के लिए था। लेकिन कोई भी बिजनेस फर्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व, कि पूरा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, वो समझना अपने को जरूरी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 1.4। आप बोलोगे सर क्या बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, आप बहुत जल्दी है क्या? अरे कंसेप्ट में कोई दम ही नहीं है, इसको अगर मैं एक एक लेक्चर दूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, राइट ना। सिलेबस भी खत्म करना है ना अपने को, तो ये कंसेप्ट में दम ही नहीं है कुछ, इसके लिए अपन ये फटाफट ले रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्या लिखा अपन ने? दो चीजें लिखी सर, अल्फ्रेड मार्शल ने निकाला है ये, और दूसरा क्या लिखा हमने? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस बढ़ा दो तो डिमांड कम,
प्राइस कम कर दो, डिमांड ज्यादा। अब इससे मैं टाइम दूं क्या? और उल्टा मुझे लग रहा है कि ये भी जो मैं टाइम दे रहा हूँ ये भी ज्यादा हो रहा है। शायद आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे कि सर क्या बोर कर रहे हो यार, फटाफट पढ़ा दो। या कुछ लोग सोच रहे हो कि स्किप कर दूं मैं इसको, बट मत करो स्किप। सिलेबस अपना टाइम पे ही कवर होने वाला है, वो गारंटी मेरी है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये टेंशन लो कि मैं हर एक वीडियो अच्छे से देखूंगा, पूरा देखूंगा, सारे के सारे नोट्स लिखूंगा, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और अगर कुछ डाउट आता है तो मैं पूछूंगा। इतनी चीजें आप कर लो, बाकी चीजों का टेंशन मत लो, ठीक है? नेक्स्ट लिखो 1.5। 1.4 हो गया ना हमारा? हाँ, 1.4 हमने लिखा, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर। 1.5, मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर। मार्केट डिमांड कर। इफ द डिमांड ऑफ, लिखो, इफ द डिमांड ऑफ whole market is analyzed, if the demand of whole market is analyzed and then presented as a table, then presented as table। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पूरे मार्केट की डिमांड एनालाइज की। पहली चीज आपको किसको हाईलाइट करना है कि पूरे मार्केट को, और प्रेजेंटेड एज अ टेबल। तो अब इसको क्या बोलेंगे अपन? मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो आप बोलोगे सर सिर्फ डिमांड शेड्यूल में क्या था? वहां पे था इफ द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल, यहां पे है इफ द डिमांड ऑफ मार्केट, ठीक है? और नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट आएगा प्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ। तब इसको क्या बोलेंगे अपन? तब इसको बोलेंगे मार्केट डिमांड कर। एक बार ऊपर आओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा था आपने, एक बार क्वांटिटी डिमांडेड डिफरेंट प्राइसेस प्रेजेंटेड इन अ टेबल। यहाँ पे कहीं ऊपर इसको स्टार मार्क करके लिखो, ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है? अगर इंडिविजुअल का देखते तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपली मार्केट डिमांड शेड्यूल, सॉरी उसको बोलेंगे डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। और अगर पूरा मार्केट का देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व। बाकी है तो सेम ही चीज। फटाफट लिखो मेरे साथ अभी, इसको ज्यादा टाइम नहीं देने वाले अपन। मुझे पता है किसको ज्यादा टाइम देना है किसको नहीं, तो इसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है अपने को। यहाँ पे सिर्फ सीरियल नंबर यानी कि पॉइंट डालेंगे अपन, A B C D E and F, प्राइस 0
10, 20, 30, 40 एंड 50। मिस्टर एक्स की डिमांड, मिस्टर एक्स की डिमांड कितनी, मान लो जब एकदम प्राइस जीरो है, फ्री है, फ्री, तब मिस्टर एक्स क्या बोलता है कि मैं लूंगा 60 क्वांटिटी। जब 10 रुपए प्राइस कर दिए बोलेगा मैं लूंगा 50, 20 पे 40, 30, 20, 10। यहाँ पे और एक पॉइंट बढ़ा दो जी। अगर प्राइस 60 रुपए कर दी तो ये बोल रहा है मैं कुछ भी नहीं लूंगा, अब इतना महंगा हो गया है, अभी मैं कुछ भी नहीं लूंगा। मिस्टर वाई को पूछा बेटा तू कितना लेगा रे, हाँ बेटे, प्राइस अगर जीरो कर दी तू कितना लेगा। मिस्टर वाई बोलता है कि फुकट में अगर दोगे ना तो मैं लूंगा 100। फिर उसको बोला कि 10 रुपए प्राइस कर दी तो फिर वो बोलता है मैं लूंगा 80। उसको बोला 20 रुपए प्राइस की तो बोलता है मैं लूंगा 60। उसको पूछा अगर तू 30 रुपए प्राइस कर दी तो क्या करेगा, बोल रहा है मैं लूंगा 30। उसको बोला कि 40 रुपए प्राइस कर दी तब क्या लेगा, बोल रहा है मैं लूंगा 10, नहीं 20। फिर उसको पूछा कि तू अगर 50 रुपए प्राइस की तो कितना लेगा, बोल रहा है मैं 10 लूंगा। और बोलते हैं 60 रुपए की तो बोलते हैं जीरो, अब मैं कुछ भी नहीं लूंगा। तो ये बंदा फोकट में 100 लेने को रेडी है लेकिन 60 रुपए में एक भी लेने को रेडी नहीं है। आ रहा है क्या ध्यान में। अभी निकालना पड़ेगा टोटल, टोटल कितना हो रहा है, 160। ये कितना हो रहा है डिमांड ना, टोटल किसके निकालेंगे, डिमांड के। 80 और 50 130, 60 और 40 100, 30 और 30 60, ये हो गए 40, 20 और जीरो। ये जो चीज है ना हमारी, ये है मार्केट की डिमांड। ये क्या है, मार्केट की डिमांड। ये है सारी प्राइसेस और ये पूरा है वीकली डेटा। ये पूरा क्या है, वीकली डेटा है। तो ये हो गया हमारा पीरियड। तो डिमांड को प्रेजेंट करने की जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें वो हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड भी आ गई, प्राइस भी आ गई और पीरियड भी आ गई। अब यहाँ पे ऊपर जो हमने टेबल बनाया और यहाँ पे जो टेबल बनाया, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पे हमें एक इंडिविजुअल का डिमांड दिख रहे थे, यहाँ पे पूरा मार्केट का देख रहे थे। अभी हमने एग्जांपल में दो कंज्यूमर देखे, एक्स एंड वाई, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली मार्केट में हजारों कस्टमर हो सकते हैं, लाखों कस्टमर हो सकते हैं, राइट, बट उतना हम यहाँ पे नहीं बना सकते, तो हमने दो लिए। मैं यहीं पे साइड में ये बना लेता हूँ ग्राफ। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। प्राइस लिखो कितने है, प्राइस 0 से लेके 60 तक प्राइस चाहिए मुझे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। डिमांड चाहिए 0 से लेके तो 160 तक। तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे मान लो आ रहा है हमारा 40, यहाँ पे आएगा लगभग लगभग 80, यहाँ पे आएगा 120 और यहाँ पे आएगा 160। अंदाजे से बनाएंगे, इतना कुछ एग्जैक्टली निकालने को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हम लोग। तो इधर ध्यान दो, अभी यहाँ पे देखो एक सेकंड के लिए। अभी एक सेकंड, अभी जो है ना, अभी ग्राफ बनाने टाइम पे सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, अभी आप मत करो कुछ भी, क्योंकि क्या होगा ना, ग्राफ बनाते आना चाहिए, ग्राफ का मतलब भी समझ आना चाहिए। देखो जब प्राइस जीरो है तब डिमांड कितनी है, 160, राइट, हमको ये दो चीजें कनेक्ट करनी। तो यहाँ पे देखो प्राइस, प्राइस कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, यहाँ पे जीरो है तब डिमांड कितनी है, 160। तो मैं इसको, ये पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज द पॉइंट। ये कौन सा है, हमारा ए पॉइंट है। इसके बाद में देखो बी पॉइंट के लिए क्या है, 10 रुपए की प्राइस पे 130 की डिमांड है, मतलब ये दोगे 10 रुपए की प्राइस, राइट। ये 10 रुपए की प्राइस को अगर मैं आगे लेके जाऊँ ऐसे, और 130 जो है वो 120 के थोड़ा आगे रहेगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला है बी। उसके बाद में कितना है, 20 रुपए की प्राइस पे 100 की डिमांड है,
राइट। तो देखो ये 20 रुपए की लाइन ये आएगी मेरी, 100 की डिमांड इसके आधे में आएगी बराबर, तो ये यहाँ पे कुछ आएगा। तो देखो यहाँ पे ये आएगा मेरा सी पॉइंट। इसी टाइप से मैं आगे अगर करूँ तो 30 रुपए की इस पे 30 की डिमांड है मेरी, द डी पॉइंट। 30 रुपए की इसमें 30 नहीं सॉरी 60 की डिमांड है। 30 रुपए की प्राइस पे 60 की डिमांड, 60 इसके बीच में आएगा, 40 और 80 के आधे के इसमें। तो ये कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये आएगा मेरा डी पॉइंट। 40 रुपए जब प्राइस है तब कितनी डिमांड है, 40, मतलब एग्जैक्टली ये पॉइंट। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ ये यहाँ पे बनेगा 40। 50 पे मेरी मार्केट की डिमांड कितनी, 20। 50 रुपए पे मतलब ये आधा रहेगा, ये 0 से 40 का जो डिस्टेंस है वो आधा, यहाँ पे 20 रहेगा ना कहीं, करेक्ट। यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 140 होगा। तो ये 20 को मैं ऊपर, मतलब 20 को 20 भी चाहिए मुझे, एक्स एक्सिस पे 20 एंड वाई एक्सिस पे कितना चाहिए मुझे, 50। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और जब मैं प्राइस बढ़ा के 60 कर देता हूँ, यानी कि वाई एक्सिस पे जब 60 है तो एक्स एक्सिस पे डिमांड कितनी है, 0। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं इसको कनेक्ट करने वाले अगर एक कर्व बनाता हूँ, ये देखो ये कर्व हो रहा है जो इसको पूरा कनेक्ट होके जा रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, इसको मैं बोल सकता हूँ मार्केट डिमांड कर्व। तो ये जो टेबल आ गया मेरा, ये टेबल को मैं बोलता हूँ मार्केट मार्केट डिमांड शेड्यूल, और इसको मैं बोलूंगा मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। मतलब सिंपल एक समझो, एक टेबल बनाओ। देखो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा ये, और ये होगा ग्राफिकल। अगर ये चीज है इंडिविजुअल की, और यहां पे रहेगी मार्केट की। मान लो अगर इंडिविजुअल का, ठीक है, इंडिविजुअल का डिमांड बता रहे टेबल के अंदर, किसके अंदर बता रहे, एक मिनट। अच्छा आप लिखो तब तक लॉजिक से, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। लिखो इंडिविजुअल केस में क्या देखेंगे, इंडिविजुअल केस में टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा तो सिंपली लिख लो डिमांड शेड्यूल, और ग्राफिकल में क्या लिखेंगे, डिमांड कर्व। सिंपल है, यस और नो, राइट, इजी। इंडिविजुअल के केस में जब टेबुलर प्रेजेंटेशन है तो मार्केट सॉरी डिमांड शेड्यूल, और जब ग्राफिकल है तो डिमांड कर्व, राइट। चलो तो ये जो है इंडिविजुअल, अगर मैं एक बंदे का अगर सोचूं, एक बंदे का इंडिविजुअल का, तब मैं इसको क्या बोलता हूं, टेबुलर को मैं बोलता हूं डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल, और ग्राफिकल को मैं बोलता हूं डिमांड कर्व। यही बात जब मार्केट की रहेगी, पूरे मार्केट की, नंबर ऑफ कंज्यूमर सबकी मिला के टोटल एग्रीगेट जब मैं देखूंगा, तब मैं इसको सिर्फ एक वर्ड इसके पीछे लगा दूंगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर। समझा क्या आपको ये, इस पे भी एमसीक्यू बनता है कि इफ डिमांड ऑफ मिस्टर एक्स इज प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्मेट, व्हाट यू विल कॉल इट।
यू विल कॉल इट डिमांड शेड्यूल। अगर ऑप्शन में होगा डिमांड शेड्यूल ऑफ एक्स तो वो सबसे बेटर है, अगर नहीं भी होगा तो आप लोगे डिमांड शेड्यूल। अगर उन्होंने बोला कि डिमांड ऑफ मिस्टर वाई इज प्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ, क्या बोलोगे इसको? डिमांड कर। बट उन्होंने बोला कि डिमांड ऑफ द मार्केट इज प्रेजेंटेड इन अ टेबल, और उन्होंने अगर बोल दिया कि डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ आइसक्रीम इज प्रेजेंटेड इन अ टेबल, या फिर उन्होंने बोल दिया कि डिमांड ऑफ 3 कंज्यूमर्स, ऐसा कुछ, मतलब एक से ज्यादा कंज्यूमर है, यानी कि ऐसा कोई भी वर्ड यूज कर लिया जिससे आपको ये लग रहा है कि ये पूरा मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये टोटल कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे आप बोलोगे, अगर टेबुलर है तो मार्केट डिमांड शेड्यूल, अगर कर्व है तो मार्केट डिमांड कर्व, अगर ग्राफिकल है तो। ठीक है, चलो, तो दिस इज डन। बहुत आसान था ये। लॉ ऑफ डिमांड हमने देख लिया, और इसके अंदर हमने डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व भी हमने कवर कर लिया। इसके बाद में हम क्या देखने वाले बच्चों? इसके बाद में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड के रैशनल्स यानी कि लॉजिक, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स, एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे एक्सेप्शंस यानी कि व्हाई लॉ ऑफ डिमांड डजंट वर्क। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे इसके बाद में। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देख लिया मीनिंग ऑफ डिमांड, सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसकी समरी, और लॉ ऑफ डिमांड, मार्केट शेड्यूल, सॉरी डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो भी हमने यहाँ पे लिख के दे दिया आपको। करेक्ट? अगर मॉड्यूल, आप मॉड्यूल देख लो आज। मैं ये मॉड्यूल में वीडियो में नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, हमने जो चीजें डिस्कस करी वही सब कुछ है इसमें। लॉ ऑफ डिमांड जो था वो हमने मॉड्यूल में से कवर कर लिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये मार्केट शेड्यूल, मार्केट कर, मार्केट डिमांड कर वगैरह ये जो है उन्होंने सिर्फ वही बोला है कि शेड्यूल कैसे बनाते हैं, टेबल क्या है क्या नहीं, तो वो प्रोसेस हमने ऑलरेडी कर ली। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मॉड्यूल देख लो, नहीं भी किया तो भी उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो हमने यहाँ पे सारे कवर कर लिए। हमने यहाँ पे लिख लिया है कि किसको आप डिमांड शेड्यूल बोलते हो, किसको कर बोलते हो, किसको मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हो, किसको मार्केट डिमांड कर बोलते हो, इंडिविजुअल का क्या है, मार्केट का क्या है, वो सब कुछ जो वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने सब कुछ हमारे नोट्स में कवर कर लिया। सो वी हैव डन एवरीथिंग। और जैसे मैंने वीडियो के अंदर भी बोला था बट अभी फिर से बोलता हूँ कि हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करते जाओ, सारे के सारे लिंक वहां से मिलेंगे, और कोशिश करो कि सारे के सारे वीडियोस आप सिक्वेंशियली देखो, एक के बाद एक, क्योंकि उससे क्या होगा ना, एक फ्लो तैयार होगा, आपके माइंड में भी फ्लो तैयार होगा। हमने स्टार्टिंग में जो कंटेंट का एक पेज बना के रखते हैं उसके लिए बनाते हैं कि वहां से भी अपने को पता चलता है कि क्या क्या कंटेंट हम देख रहे हैं उसके अंदर। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी चेक करते जाओ, प्रीवियस वीडियो की लिंक, नेक्स्ट वीडियो की लिंक, वैसे सिक्वेंशियली वीडियो देखो। प्लेलिस्ट भी है हमारी, प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो भी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेंगे। एंड प्लीज ज्वाइन द क्लास गाइज। अभी भी मतलब काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन जितने व्यूज आ रहे हैं उतने बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। मतलब ऐसे कुछ बच्चे होंगे अभी जो क्लास कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्लास क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो ज्वाइन द क्लास, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो हम क्लियर कर पाएंगे, और आपको जूम के सेशंस वगैरह जो भी हमारे लाइव सेशंस होते हैं उसके लिंक वगैरह हम आपको भेज पाएंगे। सो प्लीज डू द नीडफुल गाइड्स एंड बी डिसिप्लिन, राइट द नोट्स, सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आस्क द डाउट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।